Good morning, students. Today's topic is Law's equations. Students, I hope कि you are understand about the concepts of Bragg's law. फिर भी स्टूडेंट्स हम ब्रैग्स लॉ के कंसेप्ट्स को टच करते हुए लॉज इक्वेशंस पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगर आप मेरे साथ साथ इस आर्टिकल को स्टडी करेंगे और कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे तो ये आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, ब्रैग्स लॉ के अंदर हमने क्या स्टडी किया था? एक्सरे डिफ्रैक्शन को स्टडी किया था। और ब्रैग्स लॉ के अंदर स्टूडेंट्स हमने एक इक्वेशन 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा को ड्राइव किया था और जिसको हमने नाम दिया था ब्रैग्स इक्वेशन। अगर स्टूडेंट्स आपको इस इक्वेशंस के बारे में कुछ याद आया हो तो अब हम लॉज इक्वेशंस को इजीली स्टडी कर लेंगे। लॉज इक्वेशन को स्टूडेंट स्टडी किया था मैक्स वॉन लाउ ने, जो कि जर्मन फिजिसिस्ट थे और उनको 1914 के अंदर नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। स्टूडेंट्स, मैक्स वॉन लाउ ने क्या स्टडी किया था? डिफ्रैक्शन फिनोमिना को स्टडी किया था उन्होंने, यानी कि डिफ्रैक्शन फिनोमिना को उन्होंने जांचा, परखा, स्टडी किया। उन्होंने माइनर टू माइनर उसको स्टडी किया। कैसे स्टडी किया? बाय कंसिडरिंग स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे फ्रॉम द इंडिविजुअल एटम इन द क्रिस्टल। जो मैंने ये लाइन बोली है स्टूडेंट, बाय कंसिडरिंग स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे फ्रॉम द इंडिविजुअल एटम इन द क्रिस्टल, यानी कि क्रिस्टल के अंदर एक इंडिविजुअल एटम से जो एक्सरे स्कैटर्ड हो रही थी और वो जो स्कैटर्ड रे थी वो अपना क्या बना रही थी? कोई पैटर्न बना रही थी, रिकम्बाइन करके अपना कोई पैटर्न बना रही थी। अभी हम बात करेंगे, अभी मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यानी कि जो रिकम्बाइन करके जो अपना पैटर्न बना रही थी वो कौन सा पैटर्न था? वो डिफ्रैक्शन पैटर्न था। और वो डिफ्रैक्शन पैटर्न स्टूडेंट इन सम स्पेसिफिक डायरेक्शंस के अंदर कुछ कंडीशंस को ओबे करेगा और जिन भी कंडीशंस को वो डिफ्रैक्शन पैटर्न ओबे करेगा उन कंडीशंस को हम बोलते हैं लॉज इक्वेशंस। तो आई होप कि आपको बेसिक्स कंसेप्ट इसके बारे में समझ में आया होगा। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट? हम एक क्रिस्टल लेंगे और उस क्रिस्टल के इंडिविजुअल एटम लेंगे। यानी कि सपोज करो मैंने एक ये एटम लिया है, एटम ए है, दूसरा एटम ये मेरे पास एटम बी है और ये एटम किसी रिफ्लेक्टिंग प्लेन के ऊपर है। यानी कि ऐसे ये इस रिफ्लेक्टिंग प्लेन के ऊपर है, ये इस रिफ्लेक्टिंग प्लेन के ऊपर है। यानी कि मैं कौन से प्लेन्स की बात कर रहा हूं? ये एक सेट्स ऑफ ऐसे पैरेलल प्लेन की बात कर रहा हूं। अब ये दोनों एटम जो हैं वो कितने डिस्टेंस के ऊपर हैं स्टूडेंट्स? r डिस्टेंस के ऊपर हैं। यानी कि मैं ये कह दूं r वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ एटम A विद रिस्पेक्ट टू एटम B। r क्या है? r वेक्टर क्या चीज है? एक पोजीशन वेक्टर है। किसका? एटम A का। किस फिक्स्ड एटम से? एटम बी से। पोजीशन वेक्टर क्या बताता है? किसी पार्टिकल की, किसी एटम की पोजीशन बताता है फ्रॉम द ओरिजिन से। ओरिजिन क्या होता है? फिक्स्ड पॉइंट होता है। यानी कि हमारे पास हम क्या मान के चले हैं? क्रिस्टल के अंदर दो एटम, एटम ए, एटम बी, जो दोनों की r डिस्टेंस के ऊपर हैं। इन एटम्स के ऊपर कोई एक्सरे इंसिडेंट हुई है। कितने एंगल के ऊपर इंसिडेंट हुई है? थीटा एंगल के ऊपर, जो मैं यहां पर समझाऊंगा। थीटा एंगल के ऊपर इंसिडेंट हुई है तो वो स्कैटर्ड कर गई कितने एंगल के ऊपर? थीटा एंगल के ऊपर ही। इस इंसिडेंट एक्सरे को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है स्टूडेंट्स?
एक यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है, और वो यूनिट वेक्टर क्या चीज है, एन नोट कैप। यानी कि एन नोट कैप इज द यूनिट वेक्टर दैट रिप्रेजेंटिंग द इंसिडेंट बीम ऑफ एक्सरे। ऐसे ही एक्सरे अगर यहां पर इंसिडेंट होगी थीटा एंगल के ऊपर, तो उसको भी हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिट वेक्टर एन नोट से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि एन नोट वेक्टर इज एन नोट कैप इज ए यूनिट वेक्टर दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए इंसिडेंट बीम ऑफ एक्सरे। अब ऐसे ही इधर ये एक्सरे स्कैटर्ड कर गई, और स्कैटर्ड बीम ऑफ एक्सरे को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं स्टूडेंट किससे, एन कैप से। यानी कि एन कैप किसको रिप्रेजेंट कर रही है, स्कैटर्ड बीम ऑफ एक्सरे। ये भी कितने एंगल के ऊपर इंसिडेंट कर गया है स्टूडेंट, थीटा एंगल के ऊपर। अब ये दोनों जो स्कैटर्ड बीम ऑफ एक्सरे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन दोनों का जो स्कैटरिंग सेंटर है वो क्या है, आइडेंटिकल है। मीन जो एटम है वो कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। यानी कि जो रेडिएशन स्कैटर्ड हो रही है वो कैसे आइडेंटिकल स्कैटरिंग सेंटर ए एंड बी से स्कैटर्ड हो रही है। और ये जो स्कैटर्ड रेडिएशंस हैं एक्सरे, ये क्या करेंगे, रिकम्बाइन करेंगे, रिकम्बाइन करके एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाएंगे। वो डिफ्रैक्शन पैटर्न कंस्ट्रक्टिव बनेगा या डिस्ट्रक्टिव बनेगा, कुछ कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। उन्हीं कंडीशंस को हम स्टडी करने वाले हैं। यानी कि सबसे पहले मैं बात कर लूं, जो ये इंसिडेंट बीम ऑफ एक्सरे है और ये जो स्कैटर्ड बीम ऑफ एक्सरे है, इन दोनों के बीच के अंदर एंगल कितना होगा। देखिए स्टूडेंट, ये एटम ए के ऊपर इंसिडेंट बीम ऑफ एक्सरे जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है एन नोट कैप से, इसको हमने आगे इंक्रीज कर दिया, तो ये अगर थीटा एंगल है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा एंगल होगा। और ये मेरे पास कौन सी बीम है, हमारे पास ये एक स्कैटर्ड बीम है जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एन कैप से। तो इस स्कैटर्ड बीम और इस इंसिडेंट बीम के बीच में टोटल एंगल कितना है स्टूडेंट्स, 2 थीटा है। हमें पहली कंडीशंस तो ये पता चल गया। अब स्टूडेंट्स देखिए, मैं ये कह रहा हूं ये दोनों स्कैटर्ड बीम अगर डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाएंगी तो उस डिफ्रैक्शन पैटर्न का बनना सबसे पहले किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। इन दोनों स्कैटर्ड बीम ऑफ एक्सरे के बीच में क्या पाथ डिफरेंस है और क्या इन दोनों के बीच में फेस डिफरेंस है जो एटम ए और बी से क्या हुई है, स्कैटर्ड हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इन दोनों scattered beam of X-ray they are to be scattered from the atom A and B। क्या कैलकुलेट करेंगे, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट मैंने देखिए क्या किया है, यहां से ये फिक्स्ड एटम है तो यहां से मैंने एक इंसिडेंट बीम ऑफ एक्सरे के ऊपर क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। देखिए मैं क्या कह रहा हूं स्टूडेंट, एक तो रे यहां से ये आ रही है और एक रे यहां से ये आ रही है, दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, इससे पीछे क्या हो गया, दोनों का पाथ बराबर हो गया। या मैं आपको ये समझा दूं, सपोज करो मैं इस पॉइंट से चलकर यहां पर पहुंच रहा हूं और आप इस पॉइंट से चलकर यहां पर पहुंच रहे हैं, दोनों का रीचिंग पॉइंट क्या है, सेम है, लेकिन क्या दोनों का पाथ इक्वल है, नहीं है। तो हमें पाथ के डिफरेंस को निकालना है, तो हम क्या कर दें, इस पाथ से छोटे वाले से इस बड़े वाले पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं। तो यही तो डिफरेंस है, इतना ही तो डिफरेंस है दोनों के बीच में। और हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, दोनों स्कैटर्ड के बीच में पाथ का डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं। तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा और इंसिडेंट के ऊपर ड्रॉ कर दिया, और यहां से इंसिडेंट से मैं एक
स्कैटर्ड पे ड्रॉ कर दूंगा। तो यहां से स्कैटर्ड के बीच में आगे कोई पाथ नहीं है, यहां से इंसिडेंट के बीच में कोई पाथ नहीं है। जो पाथ का डिफरेंस है वो कहां कहां पर है, वो ये वाला पाथ का डिफरेंस है। अब ये मैं इस फिगर से यहां पर आ रहा हूं स्टूडेंट, यानी कि हम इन दोनों स्कैटर्ड बीम ऑफ एक्सरे के बीच में क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, पाथ का डिफरेंस। यानी कि मैंने सबसे पहले क्या किया, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम द एटम बी टू इंसिडेंट बीम ऑफ एक्सरे, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एन कैप यूनिट वेक्टर से, जिसने कट किया है इस इंसिडेंट बीम ऑफ एक्सरे को एट ए पॉइंट डी के ऊपर। और मैंने क्या किया, मैंने एटम ए से क्या ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया स्कैटर्ड बीम ऑफ एक्सरे, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एन कैप से, और जिसने कट किया है पॉइंट सी के ऊपर। अब स्टूडेंट देखिए, इंसिडेंट का तो पाथ कितना है, ए डी है, और स्कैटर्ड का पाथ कितना है, बी सी है। हमें दोनों पाथ का डिफरेंस निकालना है, यानी कि जो बड़ा पाथ होगा उसमें से हम छोटे पाथ को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या कैलकुलेट करेंगे, हम कंडीशंस निकालने जा रहे हैं। और वो कौन सी कंडीशंस निकाल रहे हैं स्टूडेंट, इन दोनों स्कैटर्ड बीम का रिकम्बाइन होने के बाद, ओवरलैप होने के बाद जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा, वो उसका बनना कुछ कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। नंबर 1 पाथ डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर 2 फेस डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम क्या निकालने जा रहे हैं, पाथ डिफरेंस between radiation scattered from atom A and B। यानी कि जो ये हमारी बीम स्कैटर्ड हुई है, कहां से स्कैटर्ड हुई है, एटम A एंड B से स्कैटर्ड हुई हैं, उन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस निकालने जा रहे हैं। यानी कि हम बड़े पाथ में से छोटे पाथ को सबट्रैक्ट कर दें, दैट इज द डिफरेंस। तो हम क्या कर दें, AD में से BC को मैं क्या कर दूं, सबट्रैक्ट कर दूं, यही तो पाथ का डिफरेंस बनेगा। अब हमें इस पाथ डिफरेंस को अगर कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, तो AD की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी और BC की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। अब देखिए, अगर हमें AD की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमने B पॉइंट से ये क्या ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये एंगल जो होगा वो कितना होगा, 90 होगा, और ये एंगल भी कितना होगा, 90 होगा। तो हमारे पास स्टूडेंट एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, कौन सी, BDA। ये एंगल ए के ऊपर, ये एंगल जो है मेरा कितना होगा, कोई ना कोई थीटा तो होगा नहीं, तो हम इसको फाई मान लेते हैं जैसे। तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर की है स्टूडेंट, जिसको मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। ये वाली मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल 90 किस पॉइंट के ऊपर है, डी के ऊपर है, और ये जो एंगल है ये ए के ऊपर है, और इसको मैं नाम दे रहा हूं फाई का। सपोज करो, थीटा दूंगा नहीं क्योंकि थीटा मैंने ऑलरेडी दे रखा है। अब ये जो पॉइंट बचा, ये कौन सा पॉइंट बचा है, बी बचा है। अब देखिए, हम क्या निकालना चाहते हैं, एडी को तो कैलकुलेट करना चाहते हैं, और ए बी की वैल्यू हमारे पास है। ए बी जो है, ए बी, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, आर है। ये आर डिस्टेंस के ऊपर है। ये आर वेक्टर क्या है, पोजीशन बता रहा है एटम बी की फ्रॉम एटम ए की फ्रॉम एटम बी से। तो स्टूडेंट्स, ए बी मेरे पास गिवन है, एडी को मेरे को कैलकुलेट करना है। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पर हम क्या अप्लाई कर दें, कोस अप्लाई कर दें। कोस फाई इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, बेस एडी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी, और ये हमारे पास स्टूडेंट क्या है, एडी अपॉन ए बी क्या है, आर है। हमें तो एडी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आर को हम इधर ले आए,
तो हमारे पास AD क्या बन गया स्टूडेंट, AD कम्स आउट टू बी R cos फाई, यही बना। अब स्टूडेंट देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, और R मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो R इंटू 1 R ही आएगा, इस और मल्टीप्लाई क्या है cos फाई। मैं क्या लिखना चाह रहा हूं स्टूडेंट, देखिए आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जानते हैं, मेरे पास एक वेक्टर A है दूसरा वेक्टर B है, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर, इन दोनों के बीच में cos थीटा, यही होता है। तो यहां पर देखिए ये मैग्नीट्यूड है हमारे पास, ये मैग्नीट्यूड है और cos है, तो यानी कि इन दोनों का मैं क्या लिख सकता हूं, डॉट प्रोडक्ट लिख सकता हूं। तो ये क्या बन गया स्टूडेंट, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये R वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट 1 का, 1 कौन है, यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर किसका है, इंसिडेंट का है, क्योंकि हमने यहां से इंसिडेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो यूनिट वेक्टर किसका आएगा यहां पर, एन नोट कैप, ये आएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स अब हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, हम BC की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, और BC की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स हमने क्या ली, एक फिर राइट एंगल ट्रायंगल ली, और कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल ली, यहां पर देखिए मैंने यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये 90 है, तो इसमें एंगल फाई कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल C के ऊपर कितना है, 90 है, B के ऊपर एंगल फाई है, और ये मेरे पास क्या बचा, A बचा। तो हमने यही तो राइट एंगल ट्रायंगल ली है, इसमें हम क्या निकालना चाहते हैं, BC निकालना चाहते हैं, AB हमारे पास है, R है, तो फिर क्या अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, cos फाई की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू BC अपॉन क्या आएगा यहाँ पर, AB, और AB हमारे पास क्या है स्टूडेंट, AB तो हमारे पास R है, तो BC की वैल्यू क्या आ गई यहां से, तो मैं यहीं पर लिख रहा हूं BC कम्स आउट टू बी, कितना आएगा, इस R को मैं इधर ले आऊंगा, तो ये कितना बन गया, दैट इज इक्वल टू, इसको R cos फाई, ये बन गया। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए स्टूडेंट फिर वही बात करेंगे हम, तो BC इज इक्वल टू क्या बनेगा यहां पर, BC इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई 1, इसको मैं ये लिख सकता हूं मल्टीप्लाई cos फाई, ये R cos फाई ही तो होगा, तो ये फिर क्या बन गया, ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट बन गया, किसका बन गया, R का और यूनिट वेक्टर का। अब यूनिट वेक्टर कौन सा लेंगे यहां पर, यहां से जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है वो किसके ऊपर ड्रॉ किया है, स्कैटर्ड बीम के ऊपर, तो हम यूनिट वेक्टर किसका लेंगे, स्कैटर्ड बीम ऑफ एक्सरे को हम किस यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एन कैप से, तो ये क्या बन गया, R वेक्टर डॉट एन कैप, ये बन गया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास BC की वैल्यू भी आ गई, AD की वैल्यू भी आ गई, AD की वैल्यू हमने ये कैलकुलेट करी थी, इन दोनों वैल्यूज को अगर हम यहां पर पुट कर देते हैं तो हमारे पास पाथ डिफरेंस कितना आएगा, मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं, तो पाथ डिफरेंस कम्स आउट टू बी, पाथ डिफरेंस हमारे पास कितना बन गया, और ये पाथ डिफरेंस किसके बीच में बना है, पाथ डिफरेंस रेडिएशंस, ये दोनों रेडिएशंस जो स्कैटर्ड हुए हैं फ्रॉम एटम A एंड B से, उनके बीच में, तो कितना आएगा, देखिए पहले हम ये वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, तो ये कितनी आएगी, R वेक्टर डॉट एन नोट कैप माइनस इसकी वैल्यू, BC की वैल्यू ये निकाली है हमने, तो ये वैल्यू पुट करेंगे, तो R कैप वेक्टर डॉट एन कैप। तो स्टूडेंट इसको हम क्या लिख सकते हैं, R वेक्टर को कॉमन निकाल लें, और ये क्या बन गया, R वेक्टर डॉट एन नोट कैप माइनस एन कैप। और स्टूडेंट इस पूरी क्वांटिटी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक वेक्टर से,
आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर। अब ये एन वेक्टर क्या चीज है, सबसे पहले हमें इसको समझना है। इसका मतलब मेरे पास जो एन वेक्टर बना है, ये एन वेक्टर जो बना है वो उसकी वैल्यू क्या बनी है, एन नोट, इसको मैं रेड से लिख देता हूं, एन नोट कैप माइनस एन कैप, ये बनी है। यानी कि हमारे पास ये जो वैल्यू बनी है इसका अब हम फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझने की कोशिश करेंगे। देखिए एन हमारे पास क्या बना है, एन को मैं यहां पर लिख लेता हूं, एन कैपिटल एन वेक्टर दैट इज इक्वल टू, क्योंकि इसके मीनिंग को ही तो हमें समझना है, एन नोट कैप माइनस एन कैप, ये हमारे पास एन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एन नोट क्या चीज है हमारे पास, ये इंसिडेंट है जिसको हम रिप्रेजेंट किस यूनिट वेक्टर से कर रहे हैं, एन नोट कैप से, और इसको मैंने आगे एक्सटेंड किया, ये है। यानी कि अब ये जो वेक्टर है ये कौन सा वेक्टर है, एन नोट, और ये मेरे पास स्कैटर्ड बीम है। स्कैटर्ड बीम को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एन कैप से, और मेरे को चाहिए दिस माइनस दिस। अब कैसे निकालें, सोचने पे मजबूर हो गई। तो दोनों एंगल के बीच, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में टोटल एंगल तो कितना है, 2 थीटा है। तो हमें एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जानते हैं, और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास देखिए कोई एक ये वेक्टर है, ये इस वेक्टर की क्या है हमारे पास टेल है, और ये इसका क्या है, हेड है। अगर दूसरा वेक्टर की टेल कोइंसाइड कर रही है तो ये हेड, ये मेरे पास हेड बन गया। तो इस केस में देखिए ट्रायंगल लॉ कब अप्लाई करते हैं, अगर दूसरे वेक्टर की क्या हेड के टेल हेड के साथ कोइंसाइड करे। अगर उनका रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं, ये हम रिजल्टेंट निकालते हैं, और ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये मेरे पास बी वेक्टर है। तो ट्रायंगल लॉ कैसे लगाते हैं हम, तो आर वेक्टर हमारे पास कितना बन गया, ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग आर वेक्टर दिस प्लस दिस, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये हम जानते हैं। देखिए तो ये मेरे पास कौन सा है, स्कैटर्ड रेडिएशन, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यूनिट वेक्टर एन कैप से। यानी कि ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है। मैं स्कैटर्ड को स्टडी कर रहा हूं, स्कैटर्ड को स्टडी कर रहा हूं, स्कैटर्ड से मैंने ये एक वेक्टर ड्रॉ किया। कहां स्कैटर्ड कहां से आई है, इंसिडेंट से, तो इंसिडेंट तक मैंने ये वेक्टर ड्रॉ कर दिया। तो मेरे पास देखिए ये कुछ ट्रायंगल लॉ बन रहा है, ये वेक्टर का हेड, इस वेक्टर की टेल, इसका हेड, इस वेक्टर का हेड। तो हमारे पास वेक्टर एडिशन कौन सा लगेगा, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और वो क्या कह रहा है, दिस मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल टू दिस प्लस दिस। अगर मैं ये करता हूं तो देखिए स्टूडेंट्स क्या बनता है यहां पर अकॉर्डिंग टू वेक्टर ट्रायंगल्स लॉ, दिस प्लस दिस, एन कैप प्लस एन इज इक्वल टू क्या बनेगा, एन नोट कैप, यही तो बनेगा। अब यहां से हम एन वेक्टर की वैल्यू को निकालना चाह रहे हैं, तो एन वेक्टर कितना बनेगा, एन वेक्टर कम्स आउट टू बी, एन वेक्टर कम्स आउट टू बी एन नोट कैप माइनस एन कैप, यही तो हमारे पास है। यानी कि ये जो है ये क्या चीज है, एन वेक्टर, और इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, एन नोट कैप माइनस एन कैप, यही आ रही है। इसका मतलब सबसे पहले हम इस वेक्टर को अगर स्टडी करें तो ये क्या समझाने की हमें कोशिश कर रहा है, ये जो एन वेक्टर है ये क्या है, इस रिफ्लेक्टिंग प्लेन के ऊपर नॉर्मल है।
जो एक कंडीशन आ रही है यहाँ पर, ये n वेक्टर दैट इज नॉर्मल टू दैट रिफ्लेक्टिंग प्लेन दैट रिफ्लेक्ट्स द इंसिडेंट बीम दैट इज टू बी रिप्रेजेंटिंग बाय द n नोट कैप इनटू ए स्कैटर्ड बीम दैट इज टू बी रिप्रेजेंटिंग बाय n कैप। यानी कि मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो क्या कहना चाह रहा हूं, जो ये n वेक्टर है वो क्या है, नॉर्मल टू दैट रिफ्लेक्टिंग प्लेन है दैट रिफ्लेक्ट्स n नोट कैप इनटू n कैप। अब अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू बात करूं, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो उसको हम स्टडी करें। और मैग्नीट्यूड आप जानते हैं, मैग्नीट्यूड दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम, आपको मैं बता देता हूं। देखिए, अगर मेरे पास एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, हम निकाल चुके हैं। ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, तो हम इसकी प्रोजेक्शंस यहां पे लेते हैं, इतना ही वेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो ये मेरे पास बी वेक्टर बन गया। सपोज करो ये ओ, ये ए, यहां से हमने ये कोई वेक्टर ड्रॉ कर दिया, रिजल्टेंट जिनका निकालना चाहते हैं मैग्नीट्यूड, सपोज करो ये आर है। अब हम क्या किया था, अगर याद हो तो यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया था यहां से, और इसको आगे एक्सटेंड कर दिया था। इसको मैंने सपोज करो नाम दे दिया बी और इसको नाम दे दिया सी। तो हमने यहां से आर की वैल्यू कैसे निकाली थी, अगर मैं आपको यहां पर समझाऊं तो यहां पर इनकी वैल्यूज को अब हम मिटा देते हैं, क्योंकि हम पाथ डिफरेंस निकाल चुके हैं और पाथ डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, ये आ चुकी है, ये है वैल्यू, और n की वैल्यू ये है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अब n की। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट, यहां से कैसे निकाला था, अगर आपको याद हो तो हमने एक ये राइट एंगल ट्रायंगल ली थी पहले, और इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दिया था। तो दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यही होता है। यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास, ओ सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही तो बनेगा। और ओसी को हम क्या लिख सकते हैं, मैं थोड़ा जल्दी चलूं, ओसी को मैं क्या लिख सकता हूं, ओ ए प्लस ए सी का स्क्वायर, ए सी इसका होल स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगर मैं इसका होल स्क्वायर ओपन कर दूं तो आर स्क्वायर कितना बनेगा मेरे पास, ओ ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 2OA इंटू ए सी। अब देखिए मेरे पास OA की तो वैल्यू है, ए वेक्टर है, इसके बाद मेरे पास AB की है, मेरे पास AC की नहीं है। तो AC की वैल्यू को हमने कैलकुलेट करने के लिए फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल को लिया, और ये थीटा एंगल यहां पर बना रहा है। तो हमने इस राइट एंगल ट्रायंगल में फिर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दिया। तो AB का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, और AB की वैल्यू कितनी है, B वेक्टर है, AB का स्क्वायर कितना हो गया, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही तो हो गया। अब यहां से स्टूडेंट, और यहां पर इसमें BC स्क्वायर और है। अब देखिए यहां से मैं AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को मैं किसके बराबर लिखता हूं, AB स्क्वायर को। तो R स्क्वायर कितना बन गया, दैट इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस 2OA इंटू AC। अब यहां पर ये AC, OA तो मेरे पास है, AC नहीं है, तो AC की वैल्यू को निकालने के लिए हमने देखिए AC निकालना है AB की टर्म में, तो क्या लगेगा, कोस लगेगा। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ पर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो AC अपॉन AB ये आ गया। तो यहां से AC की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, AB, और AB की वैल्यू कितनी है, B वेक्टर, ये है B वेक्टर इंटू कोस थीटा, ये आ गया B। मैग्नीट्यूड में बात कर रहे हैं तो भी ये सारी वैल्यू मैं यहां पर पुट कर दूं, यहां पर इसमें इस इक्वेशन में, तो देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी बन गई, ओ ए की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर प्लस 2 ए, ओ ए कितना है, ओ ए बी कोस थीटा, यही तो आता है हमारे पास। और इस स्क्वायर रूट को हटा दूं तो यहां से स्क्वायर रूट आ गया। अगर मैं इस चीज को इंप्लीमेंट यहां पर करूं, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, तो मैग्नीट्यूड अब देखिए, अब आप अपने आप लिख सकते हैं कैसे, कितनी वैल्यू निकलेगी,
एन की एन कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, स्क्वायर रूट इस यूनिट वेक्टर का स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड का प्लस, यहां पे प्लस इसका एन कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब बीच में यहां पे प्लस है लेकिन यहां पे माइनस है, तो यहां पे माइनस आएगा। 2 इस यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड एन कैप इंटू एन और कोस थीटा कितना आएगा यहां पर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 2 थीटा, तो यहां पर कितना आ गया, दैट 2 थीटा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या बन गया यहां पर, एन कैप यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का स्क्वायर कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 1, -2 1 1 1 इंटू 1 1 और कोस ऑफ 2 थीटा, ये आ गया। अब ये आगे मैं चलूं तो यहां से क्या लिख दूं, 2 -2 कोस 2 थीटा, ये बन गया ना हमारे पास। अब यहां से देखिए हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन निकाल लेंगे, इन दोनों में से 2 को कॉमन निकाल लेंगे और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू √2 को जब हमने कॉमन निकाल लिया तो ये 1 माइनस कोस ऑफ 2 थीटा, और ये क्या बन गया हमारे पास, दैट इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 1 माइनस कोस ऑफ 2 थीटा को, यहां पर देखिए मैं इससे ऊपर यहां पर जा रहा हूं क्योंकि नीचे ब्लैक बोर्ड से नीचे जा रहा है, तो हम यहां पर लिख लेते हैं, यानी कि हमारे पास जो n की मैग्नीट्यूड वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2, यहां से ये 2 और यहां से -2, इसको मैंने कॉमन निकाल दिया और ये क्या बनना, 1 माइनस कोस ऑफ 2 थीटा, और 1 माइनस कोस 2 थीटा कितना होता है स्टूडेंट, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 इंटू 2 कितना बन गया, 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कितना बन गया मेरे पास, ये बन गया मेरे पास, दैट इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, यानी कि इस एन वेक्टर जो कि नॉर्मल है इस रिफ्लेक्टिंग प्लेन के जो रिफ्लेक्ट कर रहा है एन नॉट इंटू एन में, उसकी कितनी वैल्यू होगी, 2 साइन थीटा होगी मैग्नीट्यूड में। तो यानी कि मैं इन सब को हटाकर यहां पर लिख दूं, तो यहां पर हमने देखिए क्या क्या स्टडी किया है, अब आपको पता होना चाहिए मैग्नीट्यूड एन के इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2 साइन थीटा, और मैं सबसे पहले क्या स्टडी कर रहा हूं, इन दो स्कैटर्ड रेज के बीच में पाथ डिफरेंस जो कितना है, इतना है, जिसको मैंने ये निकाला है। अब मैं बात कर रहा हूं, अगर मेरे को जो ये रेडिएशन स्कैटर्ड हो रहे हैं फ्रॉम एटम ए एंड बी से, इनके बीच में फेस डिफरेंस कितना होगा, क्योंकि ये जो दोनों क्या बनाएंगे, डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाएंगे, डिफ्रैक्शन पैटर्न को ये तो बनाएगा, अब ये दिखाई देगा नहीं देगा वो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, दिखाई देगा तो कंडीशन हम n लैम्डा लगाते हैं, नहीं दिखाई देगा तो 2n+1 लैम्डा लगाते हैं, यानी कि दिखाई देगा तो इन दोनों स्कैटर्ड के बीच में फेस डिफरेंस कितना है। और स्टूडेंट देखिए फेस डिफरेंस की कंडीशंस हम जानते हैं एक रिलेशन के द्वारा, देखिए हम जानते हैं ये मेरे पास कोई एक वेव है और एक वेव की ये साइकिल है, मैं आपको एक कंडीशन बता रहा हूं, फेस डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशन होती है, यहां पर हमें उसको जानना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या निकालना चाह रहे हैं, फेस डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं इन रेडिएशंस के बीच में जो स्कैटर्ड हुए हैं फ्रॉम ए एंड बी से। तो फेस डिफरेंस देखिए एक साइकिल है 0 पाई 2 पाई, और एक साइकिल के बीच के अंदर डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा। अगर सपोज करो मेरे को यहां पे फेस डिफरेंस निकालना हो, ये कितना डिस्टेंस हो गया यहां से, ये x डिस्टेंस हो गया, यही तो कंडीशन बन गई। तो यानी कि हमारे पास लैम्डा पाथ डिफरेंस जो आया है वो किस में आया है, या मैं ये कह दूं लैम्डा जो पाथ डिफरेंस आया है ना वो किस में आया है, 2 पाई के फेस डिफरेंस में आया है।
यानी कि lambda is a path difference that comes out to be in a phase difference 2 pi, और वन डिस्टेंस के अंदर लैम्डा डिस्टेंस के अंदर फेज डिफरेंस कितना है 2 पाई। वन डिस्टेंस के अंदर फेज डिफरेंस कितना आएगा 2 पाई बाई लैम्डा, और एक्स डिस्टेंस के अंदर फेज डिफरेंस कितना आएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। यानी कि एक्स डिस्टेंस के अंदर ये क्या चीज है फेज डिफरेंस, यानी कि फेज डिफरेंस क्या बन गया, यानी कि कंडीशंस निकल गई ना, तो फेज डिफरेंस क्या बन गया, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस कितना है, ये है आर वेक्टर इंटू एन वेक्टर। तो ये कंडीशंस आपको पता चल चुकी है। अब इसको मैं यहां से हटा दूं तो पाथ डिफरेंस मेरे पास कितना आ गया, पाथ डिफरेंस ये आ गया, और फेज डिफरेंस कितना आ गया बिटवीन द रेडिएशन स्कैटर्ड फ्रॉम द एटम ए एंड बी, कितना आ गया फेज डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस कितना है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर। अब देखिए स्टूडेंट, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं, इन कंडीशंस की भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं। अगर मेरा क्रिस्टल 3 डायमेंशंस के अंदर है, और क्रिस्टल के अंदर स्टूडेंट्स आपने पीरियोडिसिटी के कंसेप्ट को स्टडी किया होगा। पीरियोडिसिटी का कंसेप्ट हमें क्या बता रहा है, देखिए जो इस क्रिस्टल के अंदर अदर एटम है, इसकी सेम डायरेक्शंस के अंदर ऐसे, और या इसके इधर, मैं क्या बात कर रहा हूं, अदर एटम इन द सेम डायरेक्शन, जो दूसरे इस क्रिस्टल के अंदर दूसरे एटम हैं, इसकी इन एटम्स की सेम डायरेक्शंस के अंदर would also scatter the radiation, वो भी क्या करेंगे, रेडिएशंस को स्कैटर्ड करेंगे, लेकिन एग्जैक्टली कितने फेज के अंदर स्कैटर्ड करेंगे, जितना फेज डिफरेंस इन दोनों के बीच में आया है उतने ही फेज डिफरेंस के बीच में वो स्कैटर्ड करेंगे। यानी कि पीरियोडिसिटी क्या कहना चाह रही है, आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ ए टाइम, एक पीरियड के बाद हमारे पास सेम कंडीशंस क्या होगी, रिपीट होगी। यानी कि अदर एटम इन द सेम डायरेक्शन वुड आल्सो स्कैटर द रेडिएशंस एग्जैक्टली इन फेज विद दोज स्कैटर्ड फ्रॉम ए एंड बी। ये मैं पीरियोडिसिटी का कंसेप्ट बता रहा हूं, आप इसको समझने की कोशिश करना। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, मैं एक पैरेलल प्लेन्स की बात करूंगा। क्रिस्टल के अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन बनते हैं। अगर उनसे रेडिएशन स्कैटर्ड हो रहे हैं तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी, उस पर हम जाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं, जो ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल के अंदर 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होते हैं। एक्स एक्सिस जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, जेड एक्सिस जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। अगर ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये कंडीशन ऐसी जरूर आएगी कि ये जो पोजीशन वेक्टर है ये क्रिस्टलोग्राफिक के तीनों एक्सिस के ऊपर साइमल्टेनियसली कोइंसाइड्स करेगा। तो उस कंडीशंस के ऊपर जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा, यानी कि जो डिफ्रैक्शन पैटर्न्स बनेगा वो कौन से कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि ये पोजीशन वेक्टर अगर क्रिस्टलोग्राफिक एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर रहा है तो उस कंडीशन में जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा वो डिफ्रैक्शन पैटर्न कौन सी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, यहां पर आर की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अगर ये पोजीशन वेक्टर हमारा वाई एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर रहा है तो उस केस में जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा वो डिफ्रैक्शन पैटर्न कौन सी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा
बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर। अगर ये पोजीशन वेक्टर क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस सी के साथ कोइंसाइड कर रहा है तो उस केस में जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा वो कौन सी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा? फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू सी डॉट एन। तो अब मैं बारी बारी लिख दूं। अगर ये जो पोजीशन वेक्टर है क्रिस्टल के कौन से क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर रहा है? एक्स के साथ। एक्स के साथ इस कंडीशन में ये रिलेशंस क्या बनेगी? फेज डिफरेंस इफ अगर R इज टू बी कोइंसाइड विद एक्स एक्सिस, मैं लिख रहा हूं यहां पर डायरेक्ट, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू कितना बनेगा? 2 पाई बाई लैम्डा, और यहां पर ये क्या आएगा? ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। अगर ये पोजीशन वेक्टर क्रिस्टलोग्राफिक वाई एक्सिस, क्रिस्टल के वाई एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर रहा है तो फेज डिफरेंस कितना आएगा? फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पी वेक्टर डॉट एन वेक्टर। अब अगर मेरा ये पोजीशन वेक्टर क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस सी के साथ कंसाइड कर रहा है तो फेज डिफरेंस कितना आएगा? दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू सी वेक्टर डॉट एन वेक्टर, ये आएगा। अब देखिए ये डिफ्रैक्शन पैटर्न अगर हमें दिखाई देगा, यानी कि इन दोनों स्कैटर्ड रेडिएशंस का डिफ्रैक्शन पैटर्न बना तो इस पाथ डिफरेंस ने दिया। अब ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न अगर क्रिस्टलोग्राफिक ये पोजीशन वेक्टर ए के साथ कोइंसाइड कर रहा है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर वो दिखाई देगा तो फेज डिफरेंस की क्या कंडीशन होनी चाहिए? फेज डिफरेंस वुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू होना चाहिए क्या? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। अगर दिखाई नहीं देगा तो क्या कंडीशन आती है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2n प्लस 1 पाई। आप जानते हैं इसका मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। इंटीग्रल मल्टीपल क्या है? कोई इंटीजर है, तो यहां पर ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। यानी कि मैं इसको क्या लिख दूं? 2 पाई का अगर ये पोजीशन वेक्टर क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ए के साथ कोइंसाइड कर रहा है तो ए के साथ मैं क्या इंटीजर ले रहा हूं? एच डैश। अगर ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ये पोजीशन वेक्टर क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस बी के साथ कोइंसाइड कर रहा है तो फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 पाई। ये कंडीशन इज एग्जैक्टली इज इक्वल टू दिखाई देगा तो मैं इसको लिख रहा हूं के डैश वेक्टर से, अभी समझाऊंगा। यहां पर ये क्या आएगा? 2 पाई एल डैश एल डैश, यानी कि एच डैश के डैश एल डैश ये क्या है? इंटीजर्स हैं। अब ये इंटीजर्स क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे सेट्स ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीजर बनाएंगे। क्या करेंगे? सेट्स ऑफ स्मॉलेस्ट सेट बनाएंगे, सेट ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीजर। कैसे बनाएंगे? देखिए हम यही समझना है। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस किसी भी क्रिस्टल के अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन होते हैं, और ये कितने होते हैं? इनफाइनाइट सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन होते हैं ऐसे। यानी कि ये कितने प्लेन, ये एक पर्टिकुलर फैमिली को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? एच डैश के डैश एल डैश ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर कौन है? ये हैं, ये क्या है? एच के एल है। यानी कि ये क्या है? मिलर इंडिसेस हैं क्रिस्टल प्लेन के। यानी कि ये भी एच के एल, ये भी एच के एल, ये भी एच के एल, ये सारे एच के एल हैं, ये सारे एच के एल हैं। यानी कि अगर मैं क्या बात कर रहा हूं, सपोज करो मेरी जो ये रेडिएशन है स्कैटर्ड हुई है इस प्लेन से, तो ये कौन सा प्लेन है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6H
के 6L से स्कैटर्ड हुई है, यानी कि इसको मैं क्या लिख दूं 6HKL। और ये किसके बराबर है, H डैश के, इसके अंदर इस प्लेन से क्या हुई है, स्कैटर्ड हुई है। यानी कि मैं इससे बात करूं तो क्या लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पर क्या आएगा 10HKL। तो ये इक्वल टू किसकी वैल्यू बनेगी, यानी कि H डैश की वैल्यू क्या बन रही है यहां पर, H डैश इज इक्वल टू 10H। K की वैल्यू, K डैश की वैल्यू क्या बन रही है 10K। L डैश की वैल्यू क्या बन रही है 10L। या यहां इस प्लेन की बात कर रहा हूं तो 6H 6K 6L, यहां डैश नहीं आएगा 6L। अगर ये 9 इसके लिए बात करूंगा तो 9, इसके लिए बात करूंगा तो 8, इसके लिए बात करूंगा तो 7, इसके लिए बात करूंगा तो 6, इसके लिए बात करूंगा तो 5, इसके लिए बात करूंगा 4, इसके लिए 3, इसके लिए 2, इसके लिए 1। यानी कि ये हमारे H डैश की वैल्यू क्या होगी, इन यहां पर ये जो इंटीजर है उसकी वैल्यू क्या है 1 से ज्यादा है। यानी कि मैं इसको क्या लिख दूं, n लिख दूं, n की वैल्यू 10 लिख दूं यहां पे 10 वाले प्लेन के लिए, n की वैल्यू 3 लिख दूं थर्ड प्लेन वाले के लिए, यहां पर ये कंडीशंस क्या बन जाएगी n। यानी कि मेरे पास अगर ये स्टडी करना है जो ये रेडिएशन स्कैटर्ड हुए हैं एक स्पेसिफिक प्लेन से, तो उस केस में H डैश की वैल्यू क्या आएगी, ये NH आएगी। स्पेसिफिक प्लेन से हमें स्कैटरिंग बता रहा है। तो यहां पर इसका मतलब मैं क्या लिख दूं, इस H डैश की वैल्यू यहीं पर रिप्लेस कर देता हूं मैं NH। K डैश की वैल्यू को मैं क्या रिप्लेस कर दूं NK। L डैश की वैल्यू को मैं क्या रिप्लेस कर दूं NL। आई होप कि आपको ये स्टूडेंट कंसेप्ट समझ में आया होगा, अदरवाइज ये आर्टिकल हमें समझ में नहीं आ सकता। तो मैं यहां से इसको हटा देता हूं स्टूडेंट, अब आप समझ चुके हैं। तो यहां से देखिए क्या बन गया है, यहां से ये 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल हो गया, यहां से ये 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल हो गया, यहां से ये 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल हो गया। और ये वैल्यू a वेक्टर डॉट n वेक्टर क्या बन गया, यानी कि मैं यहां से इस 2 पाई को कैंसिल कर दूं, ये मैंने कैंसिल कर दिया, यहां से 2 पाई को कैंसिल कर दूं, यहां से ये 2 पाई को कैंसिल कर दूं, इस 2 पाई के साथ कैंसिल हुआ है, इस 2 पाई के साथ कैंसिल हुआ है, इस 2 पाई के साथ कैंसिल हुआ है। तो यहां पर तो क्या बन गया 1, यहां पर 1, यहां पर 1। इस लैम्डा को यहां से उठा के यहां दे लेके जाऊं, ये मेरे पास लैम्डा, यहां से इस लैम्डा को उठा के यहां पे लेके चला जाऊं, यहां से इस लैम्डा को उठा के यहां पे लेके चला जाऊं। तो यहां से ये फेज डिफरेंस की मैंने यही तो कंडीशन लगाई थी, इसका मतलब ये हटा दूं यहां से, ये चीज बन चुकी है, इन 1 को भी हटा दूं, तो यही तो बन गया मेरे पास, दिस इज इक्वल टू दिस। अब देखिए ये जो n वेक्टर है ना, ये जो n वेक्टर है क्रिस्टल के तीनों क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के साथ अगर एंगल बना रहा है अल्फा बीटा गामा, अगर मैं बात कर रहा हूं ये जो n वेक्टर है क्रिस्टल के क्रिस्टलोग्राफिक ए बी सी के साथ एंगल ए के साथ अल्फा, बी के साथ बीटा, सी के साथ गामा, तो ये डॉट प्रोडक्ट जो है हम इसको लिख सकते हैं। तो ये डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए इसका क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हम ओपन कर देंगे ए एन, ए के साथ ये n कितना एंगल बना रहा है कोस ऑफ अल्फा, तो ये वैल्यू क्या बन गई, इसको मैं डॉट प्रोडक्ट को लगा दिया है तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, इसकी क्या बनेगी बी एन कोस अल्फा इज इक्वल टू दिस, और ये इज इक्वल टू दिस, इसकी क्या बन जाएगी सी एन अल्फा, यहां पे बी के साथ कितना बना रहा है बीटा, और यहां पे ये कोस गामा, तो ये बन गया मेरे पास। अब ये देखिए, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां पर देखिए, यहां पर n की मैग्नीट्यूड में वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, ये कैलकुलेट की थी, पुट कर देंगे यहां पर, तो ये क्या बन गई फाइनल, देखिए a कोस अल्फा, n की वैल्यू 2 साइन थीटा, मैग्नीट्यूड में है ना 2 साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू n लैम्डा h। ये इस इक्वेशन से क्या बन गई b
कोस बीटा और n की वैल्यू वहीं से 2 साइन थीटा इज इक्वल टू यहां से n लैम्डा के। और ये इक्वेशन क्या बन गई, c यहां से कोस गामा इंटू n की वैल्यू 2 साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा इंटू l। ये जो तीनों इक्वेशंस हैं स्टूडेंट्स, ये लाउज इक्वेशंस हैं। अब स्टूडेंट इन तीनों लाउज इक्वेशंस की हेल्प से हमें ब्रैग्स इक्वेशंस के ऊपर पहुंचना है, ब्रैग्स इक्वेशंस के ऊपर पहुंचना है। तो स्टूडेंट्स मैंने अभी अभी क्या कहा है आपको, ये जो n है, ये n तीनों क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के साथ क्या एंगल अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है। तो आप स्टूडेंट्स मिलर इंडिसेस वाले आर्टिकल की बात को ध्यान में रिमाइंड कीजिए। वहां पे हमने प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकाला था, इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकाला था, और वहां पर हमने कोसाइन थ्योरम को यूटिलाइज किया था, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। और वहां पर हमने कोस अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट किया था, कितनी निकल के आई थी वो आप अगर यहां पर आपको समझ में नहीं आए तो आप सीधे मेरे आर्टिकल मिलर इंडिसेस वाले को स्टडी करना। और वहां पर हमने कोस अल्फा की वैल्यू निकाली थी, वो निकल के आई थी स्टूडेंट डी एच अपॉन ए। कोस बीटा की वैल्यू निकल के आई थी स्टूडेंट, दैट इज कम्स आउट टू बी डी के अपॉन बी। और वहां पर हमने कोस गामा की वैल्यू निकाली थी, दैट कम्स आउट टू बी डी एल अपॉन सी। तो स्टूडेंट्स जब हम ये वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे तो हमारे पास देखिए क्या बनता है, ए पहली इक्वेशन में पुट करते हैं, ए यहां से हम पुट करना स्टार्ट करते हैं इस इक्वेशन में, ए कोस अल्फा कितना है, डी मल्टीप्लाई है ये डी एच अपॉन ए 2 साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा एच। यही तो है। अब यहां से देखिए ये ए से, तो स्टूडेंट अभी हम बात कर लेते हैं अगली इक्वेशन का। इसमें जब मैं पुट करता हूं बी कोस बीटा की वैल्यू मल्टीप्लाई कोस बीटा डी के अपॉन बी 2 साइन थीटा, ये 2 साइन थीटा इज इक्वल टू यहां पर एन लैम्डा के। और इस इक्वेशन में जब पुट करते हैं हम तो क्या आता है यहां पर सी। इस इक्वेशंस को मैं मिटा दूं, ये तो तीनों लाउज इक्वेशन है, या यहां इन लाउज इक्वेशंस की हेल्प से ही तो हम पहुंच रहे हैं। यहां पर लिख दूं सी कोस गामा की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहां पर कितनी आती है डी एल अपॉन सी 2 साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा एल। देखिए अब ए से तो ये ए कट गया, ये एच से ये एच कट गया, ये इक्वेशन क्या बन गई स्टूडेंट 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। यानी कि इसको मैं क्या लिख दूं 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। यहां से देखिए b से b कट गया, k से ये k कट गया, तो ये भी क्या बन गया 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। और यहां से देखिए ये c से c कट गया, l से l कट गया, ये भी क्या बन गया 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। और यही तो क्या है ब्रैग्स इक्वेशंस हैं। यानी कि इन तीनों लाउज इक्वेशंस की हेल्प से हम कहां पर पहुंच सकते हैं, ब्रैग्स इक्वेशंस पर पहुंच सकते हैं। यहां पर ये n क्या चीज है, n इज द ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन है। वही तो मैंने बात की है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये लाउज इक्वेशन आर्टिकल था। अगर आपको ये आर्टिकल अच्छा लगे तो लेक्चर को शेयर जरूर करें, लेक्चर को लाइक जरूर करें। थैंक यू।